तो अभी तक हमने दो जो है यूनिट सेकंड के दो थिंकर्स को पढ़ लिया है, कन्फ्यूशियस, प्लेटो। प्लेटो के ही शिष्य का नाम क्या है? एरिस्टोटल है, और एरिस्टोटल को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, उनको कवर करने वाले हैं। एक कोटेशन लिखा हुआ है, अगर आपको अरस्तु को समझना है तो आप अरस्तु को किस प्रकार से देखो, कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है ना, उसके बातों से आप बहुत सारी चीजें उसके बारे में समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अरस्तु ने एक बात कहा कि द एजुकेटेड डिफर फ्रॉम द अनएजुकेटेड एज मच एज द लिविंग डिफर फ्रॉम द डेथ, यानी शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में उतना ही अंतर है जितना जीवित और मृत में, ठीक है। आपके समाज, आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज में आपको बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं भी मिलेंगे। पढ़ना लिखना एक तरफ है, ज्ञान एक तरफ होता है, ठीक है, नॉलेज, ठीक, और उसको अपने आचरण में उतारना भी एक तरफ होता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान को महत्व देता है, शिक्षा को महत्व देता है, वो वास्तविकता में क्या करता है? अपना जीवन जीता है। और जो नहीं महत्व देता है वो क्या है? एक तरह से डेड बॉडी के समान है, मृत प्राणी है। इन्होंने एक बात और कहा एजुकेशन को लेकर, तो अभी इनका आप समझ सकते हो कि एजुकेशन के प्रति क्या है, बहुत ज्यादा रुझान है, यानी एजुकेशन, शिक्षा को ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो इन्होंने एक बात कहा कि द रूट ऑफ एजुकेशन इज बिटर, यानी कि शिक्षा की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ही कड़वी होती हैं। बट द फ्रूट इज स्वीट, लेकिन उसका जो फल होता है वो क्या होता है? बहुत मीठा होता है। जब आप पढ़ाई करते हो तो बहुत सारा क्या होता है? बहुत सारी चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, बहुत कंसंट्रेशन होकर आपको क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करना पड़ता है, तब आप कुछ पढ़ पाते हो। तो उसका जो जड़ है वो क्या है? कड़वा है। पढ़ना अच्छा लगता है क्या किसी को? 10 घंटा बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं ना, अच्छा लगता है। तो वही चीज, उसका जड़ क्या है? कड़वा है। लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो उस पढ़ाई से तो उसका फल क्या होता है? बहुत मीठा। बात करें अगर अरस्तु की, तो उनका जन्म कब हुआ? 384 बीसी में हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब बीसी, तो 384 बीसी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एथेंस, इनके गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। लेकिन इनका जन्म जो है एथेंस से 200 किलोमीटर दूर या 200 मीटर दूर जो है एक स्थान है जिसका नाम क्या था? स्टेगिरा। क्या नाम था? स्टेगिरा। स्टेगिरा लिखा हुआ है, स्टेगिरा, जो कि मैसेडोनिया में था। और वो प्राचीन यूनान यानी कि वहीं पे जहाँ पे एथेंस है लगभग उसी के आसपास के एरिया में था। जैसे हमारा ये पूरा क्षेत्र हम मान लेते हैं एशिया है, तो एशिया में अलग अलग देश है ना, भारत है, चीन है, रशिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, ये सब किस में आते हैं? एशिया में आते हैं। लेकिन वो क्या है, अगर हम उनको कहें, जब उनको पर्टिकुलर नाम देंगे तो अलग अलग देश हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहना चाहें तो उनको क्या कह सकते हैं? एशिया कह सकते हैं। उसी प्रकार प्राचीन यूनान में एथेंस भी था, स्पार्टा भी था, और क्या था? मैसेडोनिया भी था, ठीक। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्टेगिरा में। कहाँ पे? मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? निकोमाखस, जो कि मैसेडोनिया के राजवैद्य थे। जो मैसेडोनिया के क्या थे? राजवैद्य थे। उस समय मैसेडोनिया का जो राजा था उसका नाम क्या था? एमिनतास तृतीय। क्या नाम था? एमिनतास तृतीय। इनके माता का नाम, अरस्तु के माता का नाम क्या था? फेटिसस। क्या नाम था? फेटिसस, ठीक। अब अरस्तु महान क्यों? क्योंकि कोई कार्य किया होगा तभी तो महान है। तो उन्होंने एक काम जो है, सबसे बड़ी काम वो किया, उन्होंने अनुभववाद और यथार्थवाद की आधारशिला रखी। यानी कि क्या होता है अनुभववाद? हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का अनुभव करते हैं, क्या उन अनुभवों के आधार पर हम कुछ नया ज्ञान दे सकते हैं? जैसे मुझे पता चला कि गर्म वस्तु छूने से क्या होता है? हाथ जल जाता है। अब जो बच्चा, किसी और बच्चे का जन्म हुआ, उसको पता है क्या कि गर्म चीज छूने से हाथ जल जाता है? नहीं पता है। लेकिन हम अपने अनुभव से उसको वो बात बता सकते हैं कि अगर तुम गर्म चीज छूओगे तो तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। यही इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म, यानी कि अनुभववाद। अभी मैंने बहुत ही छोटी चीज बताई, इसका बहुत व्यापक अर्थ भी आप समझ सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजों में। तो ये हो गया अनुभववाद। इसके बाद यथार्थवाद। यथार्थवाद समझाया ही गया है। एक चीज होती है कि आप कल्पना करते हो सभी मनुष्य अच्छे हैं, सभी मनुष्य सच्चे हैं, सभी मनुष्य क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, ठीक है, सभी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आदर्शवाद हो गया, कि हम कल्पना कर लिए कि सभी अच्छे होते हैं। वास्तविकता में क्या होता है? क्या सभी मनुष्य अच्छे होते हैं? क्या सभी मनुष्य परोपकारी होते हैं? क्या नहीं ना, उनमें दुष्टता होती है। तो यही इसी को कहा गया है यथार्थवाद। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि विश्व में कभी भी एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या बना कर रखना चाहिए? शांति व्यवस्था बना कर रखनी चाहिए, हर देश को एक दूसरे से मित्रता रखनी चाहिए, ठीक है। ये कैसी कल्पना हो गई?
आदर्शवाद की कल्पना हो गई, जो भारत और चीन में हुआ कब, 1954 में। भारत और चीन ने क्या करे, पंचशील योजना साइन की, और लोग यही मानते थे भारत और चीन क्या है, भाई भाई हैं, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी था क्या ऐसा, 1962 में चीन ने क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया, बहुत सारे एरिया को कब्जा भी कर लिया। बाद में वो किसी तरह से कुछ एरिया पे भारत का कंट्रोल आया भी, लेकिन स्काई चीन अभी भी किसके पास है, चीन के पास है। तो यथार्थ की दुनिया में रहना, आदर्श की दुनिया में नहीं रहना। तो इनके जो गुरु थे प्लेटो, वो किसकी बात करते थे, आदर्श की बात करते थे, और इन्होंने क्या किया, यथार्थ की बात की। राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसको माना जाता है, अरस्तु को, ठीक है। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कौन है, अरस्तु है, क्योंकि इन्होंने इसको क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन किया था। एक चीज और, क्योंकि इनके पिता राजवैद्य थे, क्या थे, राजवैद्य थे। तो राजवैद्य थे तो औषधियों का ज्ञान उनके पास होगा, जड़ी बूटियों का ज्ञान होगा, वनस्पतियों का ज्ञान होगा, चिकित्सा का ज्ञान होगा। तो इनको बचपन से ही औषधियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण जितनी इन्होंने रचनाएं लिखी उसमें सदृश्यता यानी एग्जाम्पल के रूप में इन्हीं वनस्पतियों और इन्हीं जीव जंतुओं के बारे में संज्ञा दी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो अगर उसको एग्जाम्पल देना होगा, कुछ समझाना होगा, तो वही चीज से समझाएगा, जोड़ के समझाएगा। मान लो हमको क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, तो हम अगर कोई बात समझाएंगे तो हम क्या करेंगे, बार बार क्रिकेट के ही रूल या रेगुलेशन से चीजों को रिलेट करके बताएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से इन्होंने बचपन से ही औषधियों और जीव जंतुओं का ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं चीजों को देखा था, क्योंकि इनके पिता क्या थे, राजवैद्य थे। तो इनकी जितनी रचनाएं हैं उसमें किसकी बात की गई है, औषधियों और वनस्पतियों की बात की गई है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अरस्तु जो है तर्क शास्त्र का जनक और राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजनीति को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का तरीका प्रस्तुत किया था। तो मैंने कहा था कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है प्लेटो उसके जनक हैं, और फिलॉसफी को साइंटिफिक वे में अगर हम तरीके से पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो राजनीति को साइंस बनाने का श्रेय किसको जाता है, अरस्तु को जाता है। इनको जीव विज्ञान का भी क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब इनके बचपन का वातावरण देख लें, तो बचपन से ही अरस्तु का वातावरण कैसा था, चिकित्सा और विज्ञान से जुड़ा हुआ था। उनके पिता के कारण उन्हें प्रकृति, जीव जंतु और वैज्ञानिक निरीक्षण की रुचि विकसित हो गई। डॉक्टर जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट आता है तो पेशेंट को देखते हैं ना, उससे पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। निरीक्षण करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यानी कि निरीक्षण करने के बाद ही क्या करते हैं, उसको दवा लिखते हैं। तो इनके अंदर भी ये सारी गुण आ गए थे अपने पिता को देखते देखते। कम उम्र में ही इनके माता पिता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया था, घर छोड़कर एथेंस की ओर मूव कर गया था शिक्षा लेने के लिए, और वहां पे प्लेटो से मिला। तो उनके कम उम्र में माता पिता का निधन हो गया, तो उनका पालन पोषण एक अभिभावक थे उनका क्या नाम था, प्रोक्सेनस, उन्होंने किया था। लगभग 17 वर्ष की अवस्था में वो कहाँ पहुंच गए थे, प्लेटो के एकेडमी में पहुंच गए थे। प्लेटो ने एकेडमिया कब बनाया था, जरा हमको ये बताइए। मैंने कहा था प्लेटो ने 40 वर्ष की उम्र में एकेडमिया बनाया था। तो प्लेटो का जन्म कब हुआ था, 427 बीसी में। कब हुआ था, 427 बीसी में। तो 40 अगर हम और घटा दें तो कितना हो जाएगा इसमें, 367 बीसी, ठीक है। 367 हो जाएगा कि 387, 387। तो एकेडमिया बना कब था, 387 बीसी में बना था। 20 वर्ष हो गए थे। उसके बाद कौन पहुंचा वहां पे, 17 वर्ष का एक बालक पहुंचा जिसका नाम क्या था, अरस्तु। और अरस्तु इतना बुद्धिमान था, उसका बुद्धि इतना प्रखर था, क्योंकि उससे बचपन से ये सारी साइंस उसका ज्ञान तो उसको था ही। कोई भी डॉक्टर, देखो डॉक्टरों के पास आप जाओगे, डॉक्टर कभी रैंडम बात नहीं करेगा कि आपको ये हो गया, ऐसा बात नहीं करेगा। वो पूरा आपका निरीक्षण करेगा, टेस्ट करवाएगा, फिर वो बताएगा कि आपको कौन सा डिजीज हुआ है या नहीं। तो एक सिस्टम को वो फॉलो करता है कि नहीं करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, निरीक्षण करता है, फिर अपने ज्ञान के अन्वेषण के आधार पर वो क्या करता है, आपको दवा देता है। तो ये सारा अगर किसी के पास ज्ञान होगा बचपन से, तो उसका बुद्धि प्रखर होगा कि नहीं होगा, वो किसी भी विषय को बहुत तेजी से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ लेगा, सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा, सीख लेगा। तो इस तरह की बुद्धि किसके पास थी, अरस्तु के पास थी। जब ये प्लेटो के सामने गए, तो प्लेटो ने जब इनको देखा तो इनके ज्ञान से बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो गए प्लेटो, और इनको उन्होंने कहा कि ये मेरे एकेडमी का क्या है, मस्तिष्क है, ये मेरे एकेडमी का क्या है, मस्तिष्क है, ठीक है।
और ये माना जाता था कि प्लेटो के बाद अगर कोई उनका अनुयायी बनेगा उस एकेडमिया का, तो कौन बनेगा? अरस्तु बनेंगे। और अरस्तु प्लेटो के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। मान लो कोई विद्यार्थी बहुत कुशल है, कुशाग्र है, तो जरूर निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा? अध्यापक का प्रिय हो जाएगा। आप लोग टीचर बनोगे, आपका एक स्टूडेंट जो है बहुत ही पीछे है, आपकी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, कुछ समझाता तो नहीं समझता है, और एक स्टूडेंट जो है कुछ भी समझाता है तुरंत समझ जाता है, उसका पालन करता है, तो आपका प्रिय शिष्य कौन हो जाएगा? दूसरा वाला। तो उसी तरह अरस्तु भी उनके प्लेटो के बहुत प्रिय शिष्य थे। तो लगभग 17 वर्ष की आयु में अरस्तु शिक्षा प्राप्त करने के लिए एथेंस पहुंचे, और उनका मुलाकात कहाँ पे हुआ? उनकी मुलाकात प्लेटो से हुई। कहाँ पे? एकेडमिया में हुई। लगभग 20 वर्षों तक क्या रहा? प्लेटो के वो शिष्य रहे। प्लेटो से उन्होंने दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, तर्क का ज्ञान प्राप्त किया, गणित का ज्ञान प्राप्त किया, ज्यामिति का ज्ञान प्राप्त किया, ऐतिहासिक चीजों का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। लेकिन जितनी भी चीजें उनको प्राप्त हुई, वो जो है हमेशा क्या करता था? खुद का भी विश्लेषण करता था, एज इट इज नहीं मानता था। प्लेटो जो थे उन्होंने सुकरात का सारा ज्ञान एज इज, जो सुकरात ने सारी बातें कही, एज उसी तरह से ग्रहण कर लिया था। लेकिन अरस्तु ने उस तरह का काम नहीं किया। उसने क्या किया कि जितनी बातें प्लेटो ने कही उसकी आलोचना में उसकी बात कही। वो अपने गुरु का सम्मान करता था, निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सम्मान करता था, लेकिन वो कहता था कि मुझे जितना अपने गुरु का सम्मान है उतना सत्य से भी क्या है? प्रेम है। मैं सच्चाई को झुठला नहीं सकता। तो उसके गुरु ने जो बात कही वो बात वो मानता था, लेकिन ये कहता था कि जो मेरे गुरु कह रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो उसने उसमें सुधार भी किया। तो उसने वहां पे कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित, राजनीति और विज्ञान का गहन अध्ययन वहां पे किया। प्लेटो का सम्मान करते हुए भी कई विषयों पर उसमें उनसे मतभेद रहा। वो पूरी तरह से अपने टीचर का समर्थन तो करता था, लेकिन जो बात प्लेटो कहते थे जो पूरी रूप से सही नहीं थी उसका वो विरोध भी करता था। जैसे कि हमने निजी संपत्ति के बारे में बात की थी, तो निजी संपत्ति प्लेटो क्या कहता था? निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन अरस्तु क्या कहता है? निजी संपत्ति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसके बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ है किसके बारे में? अरस्तु के द्वारा कही गई बात है। क्या कह रहा है? प्लेटो मेरे प्रिय हैं, परंतु सत्य उससे भी अधिक प्रिय है। तो उसके गुरु उसके प्रिय हैं, लेकिन सत्य उससे भी क्या है? ज्यादा प्रिय है। तो एक स्टूडेंट का क्वालिटी ये भी होता है कि वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करे, लेकिन अगर टीचर कोई गलत चीज मतलब बता रहा है और उसको लगता है कि वो क्या हो सकती, गलत हो सकती है, तो उसका विरोध भी उसे करना चाहिए, प्रश्न उससे पूछना चाहिए। ये गुण हमेशा होना चाहिए। एकलव्य की तरह समर्पण भी होना चाहिए, लेकिन अरस्तु की तरह विरोध भी करना आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए आखिर क्या कारण बन गया जो है प्लेटो को वहां से एथेंस छोड़ना पड़ा। तो अभी वो 367 में क्या हुआ था? पहुंचा था कहां पे? एथेंस पहुंचा था, एकेडमिया में पढ़ रहा था। फिर उसको क्या करना पड़ा? 20 वर्ष बाद उसको एथेंस को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि जो हमारे प्लेटो हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी? 427 में तो उनका जन्म हुआ था, और कितने में मृत्यु हो गई थी? 347 बीसी में मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई, वही लिखा हुआ है 300 कहते हैं 47 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई, तो जो है उस एकेडमिया में ऐसा सिचुएशन बन गया था कि अरस्तु को वहां रहना उचित नहीं था, क्योंकि उसके जो बाकी जो सहयोगी थे वो उसका क्या करते थे? विरोध करते थे। माना तो जाता था कि अरस्तु क्या बनेगा? वहां का हेड बनेगा, लेकिन अरस्तु जो है प्लेटो का ही क्या करता था? विरोध करता था। अब अरस्तु प्लेटो का ही विरोध करेगा। अगर मान लेते हैं आपने कोई कंपनी बनाई, ठीक, कंपनी में आपने ये कह दिया कि यहाँ पे ये नहीं होगा कि कहते हैं जो कंपनी का मालिक है उसी का बेटा जो है मालिक बनेगा, ये नहीं होगा। कंपनी के एम्प्लॉय में से कोई मालिक बनेगा। अब कोई एम्प्लॉय जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपने बॉस का विरोध कर रहा है। तो क्या लगता है कि बाकी लोग चाहेंगे क्या कि वो बॉस बने? लेना चाहेंगे, बॉस भी नहीं चाहेगा। तो जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो उसको क्या करना पड़ा? एकेडमिया छोड़ के जाना पड़ा। तो 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो की मृत्यु के बाद एकेडमिया का नेतृत्व जो है एक दूसरे पर्सन जो है, क्या नाम है उसका? स्पियूसिपस को मिल गया। और अरस्तु को इस कारण से, क्योंकि अरस्तु को यह भी लगा कि मैं इतना योग्य हूं और मुझे मेरी जगह पर किसी और का चयन कर लिया गया, तो मैं क्या करता हूं? एथेंस छोड़ देता हूं। इसलिए उसने एथेंस को छोड़कर एशिया माइनर के आसोस और बाद में लेसबोस चले गए, जहां उन्होंने जीव विज्ञान और समुद्री जीव का अध्ययन किया। तो कुछ समय तक इन दो जगहों पर वो भ्रमण करता रहा, समुद्री एरियाओं के किनारे, और वहां पे जाकर उसने क्या किया? जीव जंतुओं का, जलीय जीवों का और समुद्री विज्ञान का अध्ययन किया।
अभी तक औषधि विज्ञान, वनस्पति, इन सब का अध्ययन किया था। अब जो है जब वहां से एथेंस से निकला तो वो समुद्र के किनारे रहने लगा कुछ दिनों तक, ठीक है। और वहां पे रह के क्या कर रहा था, कहते हैं जीव जंतुओं के बारे में, जलीय जीव जंतुओं के बारे में और समुद्री विज्ञान के बारे में उसने अध्ययन किया। अब यहाँ से इसके लाइफ में एक टर्न आएगा। ये टर्न क्या आएगा, फिर से ये मैसेडोनिया चला जाएगा और मैसेडोनिया जाके इसको बुलाया जाएगा, कहाँ पे, राजा फिलिप्स के द्वारा अपने राज्य में। किसको शिक्षा देने के लिए, सिकंदर को। तो अरस्तु का सबसे महान जो शिष्य था वो कौन था, सिकंदर, ठीक है। सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो। सुकरात बहुत अच्छे और शांत ज्ञानवान व्यक्ति थे, ठीक है, तो इसलिए उनका, और क्रांतिकारी थे, तो प्लेटो भी क्या हुआ, थोड़ा उस प्रकार का व्यक्ति हुआ जो आदर्श की बात करता था। प्लेटो का शिष्य कौन हुआ, अरस्तु। अरस्तु जो है बहुत ही अग्रेसिव, आक्रमणकारी तरह का और बहुत ही कहते हैं, कह सकते हो हर चीज का विरोध करने वाला, रियलिटी की बात करने वाला व्यक्ति था, आदर्श की बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो ये कहता था कि अगर राज्य, दो राज्य हैं तो एक राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करें, दूसरे राज्य पे कब्जा कर ले, अपना विस्तार कर ले। तो अगर ऐसा विचारधारा कोई रखेगा तो उसका जो स्टूडेंट होगा उसके ऊपर भी तो उसकी छाप पड़ेगी। तो उसकी छाप पड़ गई किसके ऊपर, सिकंदर के ऊपर। और सिकंदर का भी मन किया क्या करने का, पूरा विश्व फतेह करने का, पूरा विश्व जीतने का। तो अब यहां से क्या होता है कि 4 वर्ष बाद ये सिकंदर से मिलता है, कब, 343 बीसी में। मैसेडोनिया के, अब इसका जन्म कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। अपने राज्य पहुंच चुका है मैसेडोनिया। और मैसेडोनिया के राजा कौन है उस समय, फिलिप्स द्वितीय हैं, जो कि अपने पुत्र सिकंदर को ज्ञान देने के लिए अरस्तु की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब अरस्तु केवल उनको हिंसा करना नहीं सिखा रहा है, अरस्तु ये भी सिखा रहे हैं कि बेटा तुम क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान के दम पर क्या करो, पूरे विश्व पर अपना कब्जा करो। और सिकंदर बचपन से ही ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो पूरे संसार पे अपना आधिपत्य बनाऊंगा। और कैसे बनाऊंगा, जो सर मेरे सामने झुकेंगे तो ठीक है, जो सर मेरे सामने नहीं झुकेंगे तो उनको मैं क्या कर दूंगा, धड़ से अलग कर दूंगा। यानी तलवार के बल पे मैं क्या करूंगा, पूरा अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। तो उन्होंने, अरस्तु ने इसको समझाया कि आप साम्राज्य तो आप स्थापित कर लोगे तलवार के बस पर, लेकिन आपका साम्राज्य ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान के आधार पर जो साम्राज्य बनेगा वही क्या होगा, स्थायी होगा। लेकिन सिकंदर नहीं माना और 13 वर्ष की उम्र में ही उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, युद्ध करना स्टार्ट कर दिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब जो है अरस्तु ने सिकंदर को क्या क्या ज्ञान दिया, दर्शन का ज्ञान दिया, राजनीति का, नैतिकता, साहित्य और विज्ञान का ज्ञान दिया। इन सारी विषयों का शिक्षा दिया और माना जाता है कि इससे सिकंदर के व्यक्तित्व और शासन की शैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। समझ में आ रहा है। मैसेडोनिया का राजा ही था राजा फिलिप्स, उनका बेटा था सिकंदर। सिकंदर निकला क्या करने हैं, पूरे विश्व को जीतने। तो जितना यूनान का क्षेत्र था उसको क्या कर चुका था, जीत चुका था। मिस्र का क्षेत्र जीतने जा रहा था, जीत चुका था। बेबीलोनिया का क्षेत्र जीत चुका था और अब कहाँ बढ़ रहा था, भारत की ओर बढ़ रहा था। तो ये मान सकते हैं कि यूनान का पूरा क्षेत्र वो जीत चुका है। अगर यूनान का पूरा क्षेत्र जीत चुका है तो एथेंस भी उसने जीता होगा। यूनान का पूरा क्षेत्र अगर जीत लिया है तो एथेंस भी जीता होगा कि नहीं जीता होगा। एथेंस में क्या था, नहीं, एथेंस में एकेडमिया था और एकेडमिया में दूसरा कोई उसका संरक्षक बन गया था, ठीक है। तो अब जो है अगर अरस्तु का शिष्य पूरा एथेंस जीत चुका है तो उस पर आधिपत्य भी किसका हो जाएगा, अरस्तु का माना जाएगा। तो अरस्तु कहाँ पहुंच जाते हैं आपस, एथेंस में। अरस्तु आपस कहाँ पहुंच गए, एथेंस पहुंच गए। और एथेंस जाकर, क्योंकि उनको उस विश्वविद्यालय से हटा दिया गया जो कि उनके गुरु का था, एकेडमिया, तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं इससे भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाऊंगा, इसके समान विश्वविद्यालय बनाऊंगा। तो उन्होंने एथेंस में जाकर एक विश्वविद्यालय बनाया जिसका नाम दिया लाइसियम। क्या नाम दिया, लाइसियम या लीसियम भी कहा जाता है। कब बनाया था, 335 बीसी में बनाया था, ठीक है। कहाँ लौटकर, एथेंस में लौटकर। और इस नाम का इन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाई। एकेडमिया प्रथम विश्वविद्यालय था और लीसियम जो है लगभग चौथा या दूसरा विश्वविद्यालय उसमें था। 4 महान विश्वविद्यालयों में उस समय के लीसियम का भी स्थान था। अरस्तु का ज्ञान का प्रभाव आप देखोगे, जब अरस्तु यूनानी एक विचारक हैं, जब यूनानी विचारकों का अंत हुआ, अंत नहीं मतलब कि यूनान का साम्राज्य पतन हुआ और रोमन साम्राज्य का विकास हुआ, ठीक है। तो जितने भी विचारक रोमन साम्राज्य के थे सभी किससे प्रभावित थे, एक ही व्यक्ति से प्रभावित थे, वो थे अरस्तु। मुख्य रूप से अरस्तु से प्रभावित थे और कहते हैं सुकरात और प्लेटो से भी प्रभावित थे। तो ये 3 विचारक ऐसे हैं जिनसे राजनीतिक विज्ञान के हर एक विचारकों का सिद्धांत मिलता है। यानी अगर आप इन 3 विचारकों को अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी के जितने भी राजनीतिक विज्ञान में विचारक हैं आप सबको समझ जाओगे। ये 3 देवता हैं,
जिनकी वजह से बाकी देवताओं का निर्माण हुआ है। कौन कौन? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो इस विश्वविद्यालय की विशेषता क्या थी कि यहाँ पे रिसर्च और टीचिंग को केंद्र माना जाता था। पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री का संग्रह था। चलते चलते पढ़ने की शैली, अनुभव और निरीक्षण के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अरस्तु इतने ज्ञानवान थे, इतना उन्होंने पढ़ाई की थी, उन्होंने लगभग 200 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 200 ग्रंथ। इतना आसान होता है किसी को लिखना? नहीं, ज्यादा पढ़ा होगा तभी लिखा होगा। 200 ग्रंथ लिखा। इसके अलावा उन्होंने 158 कितना? हाँ, 158 नगर राज्यों के शासन पद्धतियों, नगर राज्यों के क्या किया था? शासन पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। केवल अध्ययन नहीं किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना होगा तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो 158 नगर राज्यों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया और इसके आधार पर उसको एक राजनीति का एक शाखा, एक नया ब्रांच बताया, उसको बोला तुलनात्मक राजनीति। क्या नाम दिया उसको? तुलनात्मक राजनीति, जो कि हमारे यूजीसी नेट के 4th यूनिट का टॉपिक भी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो उसके जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। ठीक है, अब इन संविधानों का, इन शासन प्रणालियों का जब उन्होंने तुलना किया तो उन्होंने एक बात कहा कि जो ये शासन प्रणाली है वो 6 प्रकार की है। शासन प्रणाली कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। यानी शासन पद्धति का वर्गीकरण किया। क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ रूलिंग सिस्टम। ठीक है, और वर्गीकरण करके बताया कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब यहां पे उन्होंने कहा कि शासन में, जो टेबल बनाया उन्होंने कहा शासन में सम्मिलित व्यक्ति, शासन में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, एक। दूसरा कहा अगर जब वो सामान्य रूप में, अगर अच्छे रूप में, सही तरीके से काम कर रहे होंगे तब वो क्या कहलाएगा, और अगर वो भ्रष्ट रूप में काम कर रहे होंगे, ठीक है, या भ्रष्ट हो गए होंगे तब वो क्या कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं? कि उन्होंने कहा कि शासन करने वालों की संख्या कितनी है, अगर वो अच्छे से शासन कर रहे तो हम उनको क्या कहेंगे, अगर वो भ्रष्ट हो गए तो उनको क्या कहेंगे। अगर शासन में एक व्यक्ति शासन कर रहा है, किसका शासन है? केवल एक व्यक्ति का शासन है। अगर केवल एक व्यक्ति का शासन है तो वो क्या कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजतंत्र, यानी कि मोनार्की। और अगर वो भ्रष्ट हो जाए, गलत हो जाए, करप्ट हो जाए, जो राजा है राज कर रहा था, जनता की भलाई कर रहा था, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जो राजा थे वो मनु थे। ठीक है, तो अगर मनु राज्य कर रहे हैं तो अगर सही राज्य करे तो वहां पे क्या हो गया? राजतंत्र हो गया। लेकिन अगर वो भ्रष्ट हो गए, गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, तो उसको भी तो कोई कुछ कहेंगे, तो उसको कहा जाएगा निरंकुश तंत्र। क्या कहेंगे? निरंकुश तंत्र। ठीक है, यानी कि इसको कहा जाएगा डिपोटिज्म। डिपोटिज्म। ठीक है, निरंकुश तंत्र। राजा कैसा हो गया है? निरंकुश हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया है। वो किसी का निर्णय, मतलब किसी भी तरह से अपनी मनमानी कर रहा है और लोगों का बात नहीं सुन रहा है। अब तो ये एक व्यक्ति हो गया। अब एक व्यक्ति का शासन है तो उसके आसपास के लोग कुछ ना कुछ ऐसे होंगे, जो मंत्री होंगे, उसके सलाहकार होंगे। जब वो ये देखेंगे कि राजा क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है, तो उसको उसके पद से हटाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो अब जो है कुछ लोगों का शासन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कुछ व्यक्तियों का शासन हो जाएगा, यानी कुछ लोग मिल जाएंगे और राजा को क्या करेंगे? उसके पद से हटाने की कोशिश करेंगे या हटा देंगे। तो उसको अगर उनके पद से हटाएंगे तो ये जो शासन, अगर अच्छा, जब वो शासन व्यवस्था अपने स्थापित करेंगे और जब शासन करेंगे तो उसको हम कहेंगे अभिजात तंत्र। क्या कहेंगे? अभिजात तंत्र। भारत अंग्रेजों से
जब आजाद होने वाला था तो उससे पहले कुछ ही व्यक्ति क्या कर रहे थे, मतलब भारत में सारे व्यक्ति अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो अंग्रेजों से लगातार लड़ रहे थे। जब भारत आजाद हुआ तो सारी शासन व्यवस्था किसके हाथ में आ गई थी, उन्हीं लोगों के हाथ में आ गई थी। तो ये जो वर्ग बना था वो क्या कहलाता था, अभिजात वर्ग, यानी ऐसा वर्ग जो सामान्य लोगों से ऊपर हो, तो ये हो जाएगा अभिजात तंत्र, यानी किसको कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी। क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यही अभिजात तंत्र जो है क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। अब कुछ लोगों का शासन बन गया, राजा को हटा दिया, कुछ लोगों का शासन बन गया, लेकिन अब ये कुछ लोग भी क्या हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, तब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा गुट तंत्र। क्या बन जाएगा, गुट तंत्र, यानी ओलिगार्की, गुट तंत्र बन गया। अब जब यहाँ पे कुछ लोगों का शासन था और ये लोग भी भ्रष्ट हो गए, तो अब क्या होगा कि जनता क्या हो जाएगी, त्राही त्राही कर रही होगी, और लोगों को ये लग रहा होगा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसा कि फ्रांस की क्रांति में हुआ था। ठीक, तो उस तरह का अब क्या होगा कि जो कुछ लोगों का शासन है जो भ्रष्ट हो गया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे वहां पे सामंतवाद बढ़ गया था तो सामंतों को क्या कर दिया था, लोगों ने हटा दिया था और जनता का शासन आ गया था। तो यहाँ पे भी गुट तंत्र हो गया, यानी कि कुछ लोगों का शासन भ्रष्ट हो गया है, तो वो क्या करेंगे, शासन का अंत करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगा। एक व्यक्ति से कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति से क्या हो जाएगा, बहुत व्यक्तियों का शासन। क्या हो जाएगा, बहुत व्यक्तियों का शासन हो जाएगा। और इस शासन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वैधानिक, वैधानिक लोकतंत्र। क्या कहेंगे, वैधानिक लोकतंत्र या बहुतंत्र, या फिर बहुतंत्र। बहुतंत्र का मतलब बहुत लोगों का शासन, तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन व्यवस्था, और इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटी। क्या कहेंगे, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। पॉलिटी कहेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहेंगे। जो दूसरा होगा, अगर यही बहुत सारे लोगों का जो शासन है वो भ्रष्ट हो जाएगा, तब क्या कहलाएगा, लोकतंत्र। तब क्या कहलाएगा, केवल लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। क्या कहलाएगा, डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो हैं अरस्तु ने कहा कि एक सर्कल में चलती हैं। किसमें चलती हैं, एक सर्कल में चलती हैं। मान लेते हैं पहले राजतंत्र था, पहले क्या था, राजतंत्र। राजतंत्र से क्या बना, निरंकुश तंत्र। राजतंत्र कन्वर्ट हो गया किसमें, निरंकुश तंत्र में। निरंकुश तंत्र क्या बना, अभिजात तंत्र। निरंकुश तंत्र बन गया अभिजात तंत्र। यही अभिजात तंत्र क्या बनेगा, बोलिए, गुट तंत्र। यही अभिजात तंत्र क्या बन जाएगा, गुट तंत्र। यही गुट तंत्र क्या बन जाएगा, बहुतंत्र। ठीक, और यही बहुतंत्र किसमें बन जाएगा, लोकतंत्र। और यही लोकतंत्र फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राजतंत्र में। तो ये एक साइकिल के रूप में क्या होगा, हमेशा चलता रहेगा। तो शासन पद्धति समझ में आ गई। 6 प्रकार का वर्गीकरण इसने किया था, किसने, अरस्तु ने। ठीक है, इनके मुख्य योगदान, यानी कि अब बात कर लेते हैं इन्होंने कौन कौन से विषय हैं जिसपे बहुत ज्यादा अपना एम्फेसिस दिया। तो आपको पता ही है कि तर्क विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो तर्क में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। राजनीति के तो जनक माने जाते हैं, राजनीति में बहुत सारा काम किया था। नीति दर्शन, इनके एक किताब का नाम भी क्या है, एथिक्स है। तो नीति दर्शन पे भी उन्होंने क्या किया था, काम किया था। एथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, कि आप अपने जीवन में या शासन पद्धति में कौन से नियमों का पालन कर रहे हो। राजा को क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। ये बात किसने कहा था, कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर राजा जो है नैतिकता और सद्गुणों से राज्य करता है तो उसका राज्य क्या होगा, हमेशा स्थायी होगा। तो नीति शास्त्र के बारे में किसने और वर्णन किया, अरस्तु ने वर्णन किया। तत्व मीमांसा, ये लॉजिक का पार्ट है। जीव विज्ञान पे इनका बहुत सारा काम है। मनोविज्ञान पे भी बहुत काम किया इन्होंने। काव्य शास्त्र यानी पोएट्री पे भी काम किया, इसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया था, किताब पर्टिकुलर लिखा था, फेमस बुक। इसके अलावा रिटारिक्स यानी कि वाक्पटुता, जिसको हम कहेंगे अलंकार शास्त्र। एक ही चीज को दो लोग कह रहे हैं,
एक ही बात को क्या कर रहे हैं, दो लोग कह रहे हैं। एक की बात बहुत प्रभावशाली है और एक की बात बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक के पास जो है वाक्पटुता है, अलंकार शास्त्र है, और दूसरे के पास अलंकार शास्त्र नहीं है। वो किस तरह से, किस भाषा, किस शब्द का प्रयोग करके वो बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, वो उसको पता नहीं है। और जो दूसरा पर्सन है उसको ये बात पता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, और जो नहीं बोल पा रहा है वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। चाहे मान लेते हैं किसी ने 1000 बुक पढ़ लिया, 1000 बुक का उसके पास नॉलेज है, अब उसको कहा जाए आप टीचिंग करके दिखाओ, ठीक है। और किसी ने केवल 10 बुक पढ़ा, उसको कहा जाए टीचिंग करके दिखाओ। जो 10 बुक पढ़ा है, अगर उसके पास भाषा है, भाषा का ज्ञान है कि हमको क्या बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, तो अच्छा टीचर कौन कहलाएगा? 10 बुक वाला अच्छा टीचर कहलाएगा। जो 1000 बुक पढ़ा हुआ है लेकिन वो अपनी बातें सही से नहीं कर रहा है, उसको तो समझ में आ रही है, वो तो समझ रहा है, लेकिन वो अपनी बातें सही से नहीं कह पा रहा है, तो अच्छा टीचर कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो उन्होंने एक और जो है वाक्पटुता यानी अलंकार शास्त्र की भी रचना की और कहा कि हमें अपनी बात कहने का ढंग होना चाहिए, इसलिए हमें अलंकार शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। और उनकी लगभग कितनी रचनाएं हैं? 200 रचनाएं हैं जिनका उल्लेख मिलता है, और आज तक में अभी तक जिसमें से लगभग 31 आज उपलब्ध हैं, ठीक है। 200 किताबें उन्होंने लिखी, बहुत पुराने टाइम में लिखा था ना। कब लिखा था? लगभग इनका जन्म जब हुआ 367 बीसी में हुआ था, मृत्यु कब हुई? 322 बीसी में हुई। तो 322 और अभी कहते हैं क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, मान लेते हैं 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है। तो आज से मान लेते हैं 1000 साल पहले भी, तो कम से कम 1500-1800 साल हो गया होगा। तो कई सारी किताबें क्या हो गई होंगी, लुप्त हो गई होंगी, गायब हो गई होंगी, पता नहीं। 200 किताबों की रचना थी, लेकिन उसमें से प्रामाणिक रूप से हमें 31 किताबें ठीक ठाक मिलती हैं जो कि उनकी रचनाएं दिखाई देती हैं। तो उनमें से जो किताबें लिखी पूरे आंशिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें से पहली रचना जो है लॉजिक है। लॉजिक में जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी उसका नाम था ऑर्गेन्स, और इसमें जो है इन सारे विषयों के बारे में बात की गई। अभी हम इस सब को रोकते हैं किताबों को, और हम जो है मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए रहा है वो है अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम किसकी शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे? अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे। प्लेटो आदर्श राज्य के लिए 3 आधार स्तंभ मानते थे। पहला कौन सा मानते थे? न्याय। दूसरा कौन सा मानते थे? शिक्षा व्यवस्था। तीसरा मानते थे साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब यानी परिवार, संपत्ति, इन सब का उन्मूलन। यानी कि अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो आदर्श राज्य की संकल्पना के लिए जो प्लेटो थे वो किसको आधार मानते थे? न्याय को आधार मानते थे। और क्या मानते थे? दूसरी जो उनकी भुजा थी त्रिभुज की, वो क्या थी? शिक्षण व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। तब आदर्श राज्य यानी आपके राज्य में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। और तीसरा यानी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा साम्यवाद, ठीक है। तो साम्यवाद यानी कि किसी प्रकार की निजी संपत्ति ना हो, किसी व्यक्ति के पास कोई प्रकार की निजी संपत्ति ना हो, खासकर अधिकारी वर्ग के पास तो बिल्कुल भी ना हो। तो ये 3 इनके आधार स्तंभ बताए थे उन्होंने। अब इसमें से ये जो आधार स्तंभ है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था थी और जो अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था है, उन्होंने दोनों में क्यों डिफरेंस है और दोनों में क्या अंतर है। जहां पे प्लेटो ये कहते थे कि 0 से 10 वर्ष की अवस्था में, शुरुआती ही 10 वर्ष में क्या करना पड़ेगा? बच्चे को शिक्षा व्यवस्था में लाना पड़ेगा और उसको शारीरिक शिक्षा देनी पड़ेगी। वहीं पे अरस्तु कहते हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा शुरू में ही आ जाएगा पढ़ने तो उसके माता पिता से उसका लगाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो अपने माता पिता के प्रति समर्पित नहीं होगा। अगर अपने माता पिता के समर्पित नहीं होगा तो राज्य के प्रति भी समर्पण नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी के माता पिता अमेरिका में रहते हैं और वो भारत में आके रहने लगे तो क्या लगता है कि वो भारत को ज्यादा सम्मान करेगा क्या? नहीं। किसी के माता पिता जो है भारत में रहते हैं लेकिन वो अमेरिका में रहे तो भारत का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपने माता पिता से प्रति लगाव है। माता पिता के प्रति लगाव होने के कारण उसको अपने मातृभूमि से भी प्रेम होता है। तो यही चीज उन्होंने कहा अरस्तु ने कि आप बच्चों को 0 से 10 वर्ष की अवस्था में मत बुलाओ। क्या करो? 7 वर्ष तक उनको अपने माता पिता के पास रहने दो, ताकि उनको क्या हो? आपस में जुड़ाव रहे। और इसके साथ क्या हो? बच्चे को उस समय शारीरिक शिक्षा के साथ क्या करना पड़ेगा?
कुछ गेम, कुछ ऐसे चीजें करानी पड़ेंगी जिससे कि उसका बुद्धि का विकास भी होता रहे। तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है ज्ञान देना नहीं बल्कि सद्गुणों और विवेकशील उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना है। तो वास्तविकता में शिक्षा का महत्व यही होता है। हमें किसी को सफल बनाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग क्या बनेंगे, अधिकारी बन जाएंगे, जरूरी है नहीं, लेकिन इस शिक्षा से उनका जीवन क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो हमने शुरुआती कोट पढ़ा है, उन्होंने कहा ना, शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में अंतर इतना ही है, शिक्षित व्यक्ति जीवित है और अशिक्षित व्यक्ति मृत है। तो शिक्षा ग्रहण करने का मतलब केवल आपको अच्छा पोजीशन प्राप्त करना नहीं है, पद प्राप्त करना नहीं है, आप अच्छे नागरिक बन सको, विवेकी प्राणी बन सको और सद्गुणी मनुष्य बन सको। ठीक है, उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति और राज्य दोनों के विकास का आधार माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति का क्या होता है, विकास होता है, और राज्य का भी विकास उसी से संभव है। अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति का तो विकास तो होगा नहीं, अगर जब व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य सद्गुणों का विकास, बुद्धि का विकास, चरित्र का निर्माण, नैतिक जीवन का विकास, आदर्श नागरिक तैयार करना, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। अगर हम यहाँ पे भाषण देना शुरू करें तो एक एक टॉपिक पे आधा आधा घंटा भाषण हो जाएगा और कहानी चलेगी, तो वो नहीं करना है। हमें कंपटीशन भी निकालना है, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहने का अर्थ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नैतिकता होनी चाहिए ना, सद्गुण होना चाहिए। अभी हम कहानी सुनाने लगे कई सारे शिष्यों का या कई सारे व्यक्तियों का, तो उसमें क्या हो जाएगा, समय चला जाएगा, वो आप इतने बड़े हो गए हो कि आप वो बातें समझ सकते हो। तो अब हम सीधे जो है उनके शिक्षा के चरणों पर चलेंगे। ठीक है, तो शिक्षा के चरण में सबसे पहला जो चरण है जन्म से 7 वर्ष की अवस्था, जहाँ पे बालक क्या करेगा, घर पर रहेगा, किसके पास, माता पिता के पास, यानी अपने अभिभावकों के पास रहेगा। ठीक, उससे क्या होगा, वहां पे वो स्पोर्ट्स करेगा, मतलब गेम उम खेलेगा, तो उससे उसका क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा। बाहर के खेल कूद, जैसे नहीं होता छोटे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो कहते हैं इसको थोड़ा बाहर छोड़ दो, इसको खेलने दो, घूमने दो। क्यों? तो खेलेगा घूमेगा तो उसका क्या होगा, पैर चलना स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स क्या हो जाएंगे, पैर के अच्छे हो जाएंगे, शरीर का विकास हो जाएगा। इससे क्या होगा, खेल और स्वास्थ्य पर बल मिलेगा और अच्छे संस्कार, घर के जो अच्छे संस्कार हैं उसको पता चलेंगे, और वहां पे उसको कुछ ऐसे चीजें भी कराई जाएंगी जिससे उसका बुद्धि का विकास हो जाए। ठीक है, तो ये चीज। फिर उसके बाद क्या होगा, 7 से 14 वर्ष की अवस्था आएगी, तो उसको अब जो है विद्यालय या विश्वविद्यालयों में एडमिशन दे दिया जाएगा, यानी किसी एक स्कूल में उसको भेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए, जहां पे वो क्या करेगा, पढ़ना लिखना और गणित की शिक्षा ग्रहण करेगा। गणित के ऊपर प्लेटो ने भी एम्फेसिस किया, अरस्तु ने भी एम्फेसिस किया। क्यों? उनका मानना था कि जिसके पास गणित का ज्ञान नहीं है, उसको कितना भी आप कोई भी किसी और सब्जेक्ट का ज्ञान दे दो, उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। गणित का ज्ञान ही क्या करता है, उसको पूरा करता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं। मान लो बहुत सारे लोग बायोलॉजी पढ़े हैं, तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं है क्या है? डॉक्टर बनकर तो ज्ञान नहीं है क्या है? तो इनका लेकिन मानना था कि पढ़ना लिखना और गणित की शिक्षा क्या होती है, कंपलसरी होती है। इसके बाद उसको संगीत की शिक्षा दी जाएगी। संगीत की शिक्षा मैंने प्लेटो वाले में बताया था। क्यों? ताकि उसके मन में क्या रहे, माधुर्य रहे, मधुरता रहे, वो कठोर ना हो जाए। इसके बाद उसको चित्रकला और शारीरिक शिक्षा का विज्ञान दिया जाएगा, जिससे कि उसका पूर्ण रूप से शारीरिक विकास हो सके और उसके अंदर सृजनात्मक और कलात्मक गुणों का भी विकास हो जाए, कि वो नई चीजें सोच सके, नई चीजें बना सके। जब आप आर्ट बनाते थे तो कुछ चीजें देख के बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ और भी चीजें बनाने आ गया, लाइन को मिलाने आ गया, ठीक है, आकार देने आ गया। तो इन सारी चीजों का ज्ञान उसको हो जाएगा, ताकि उसका क्या हो जाएगा, मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो चुका होगा। ठीक है, अब शिक्षा की तीसरी और अंतिम अवस्था, जहां पे वो क्या हो गया है, 14 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था में उसको ज्ञान दिया जाएगा। तो उसको अब क्या सिखाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ साइंस, यानी कि जटिल विज्ञान को पढ़ाया जाएगा, दर्शन का ज्ञान दिया जाएगा। नहीं तो अभी बचपन में ही दर्शन का ज्ञान देने लगोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। अगर हम 10 साल के बच्चे से हम कहें कि गौतम बुद्ध ने जो है ये सारी चीजें बताई हैं, तो उसको समझ में आएगा क्या? नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। जैन कहते हैं जैन धर्म में ये बताएगा, उसको नहीं समझ में आएगा। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, भगवान कौन है, उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। एक अवस्था के बाद ही उसको समझ में आएगा। तो जब वो 14 से 21 वर्ष की अवस्था में है, तो अब उसका दिमाग क्या हो चुका है, खुल चुका है, समझ चुका है, संसार को देख चुका है, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब उसको आप दर्शन का ज्ञान दे सकते हो। फिलॉसफी को कहा जाता है ना कि फिलॉसफी जो है सारे सब्जेक्टों की क्या होती है, जनक होती है। तो बिना दर्शन के ज्ञान को आप बाकी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो दर्शन का ज्ञान देना आवश्यक है, लेकिन दर्शन समझने के लिए क्या होना चाहिए, विवेक और बुद्धि
होनी चाहिए, और वो तब आएगी जब उसने गणित, संगीत और अन्य चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद राजनीति का भी इसको शिक्षा दिया जाएगा, तर्क का शिक्षा दिया जाएगा और नैतिक शिक्षा दी जाएगी। इन सारे शिक्षाओं को देने वाला एक जो है कोई, मान लेते हैं कई सारे शिक्षक होंगे, और वो शिक्षक ये प्रयास करेंगे कि जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं वो क्या हो, राज्य के संविधान के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? हाँ, राज्य के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार हो, यानी राज्य के संविधान के अनुसार हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये शिक्षक ये प्रयास करेंगे, ये नहीं करेंगे कि राज्य के विरुद्ध उसको भड़काएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अरस्तु मानते थे कि जो राजा शासन कर रहा है, राजतंत्र क्या है, सबसे अच्छा शासन है, और उस शासन से क्या होता है, लोगों की भलाई होती है, लोगों को उसकी बात माननी चाहिए। प्रश्न भी पूछ सकता है कि अरस्तु के अनुसार 6 प्रकार के जो वर्गीकरण उसमें से किए हैं, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मानता है? तो अरस्तु जो है लोकतंत्र और राजतंत्र के मिक्स पैटर्न को, यानी कि जो अभिजात तंत्र है उसको क्या मानता था? हाँ, कहते हैं बेस्ट, यानी कि सर्वोच्च शासन तंत्र मानता था। ठीक है ना? तो इनका कहना था कि राजा के प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, उसको राजा के प्रति और राज्य के प्रति समर्पण का भाव सिखाना पड़ेगा, और जिससे क्या करे, राजा अपना जो भी शासन है वो सही तरीके से कर सके, नागरिक उसका विरोध ना करे। ठीक है, और संविधान कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाना चाहिए, जिसमें नागरिकों का हित रखा जाए। इतना समझ में आया? इससे क्या हो गया, नागरिक तैयार हो गए, और ये नागरिक कैसे होंगे? राज्य के नियम और कानून का पालन करने वाले होंगे। तो जो पहला आधार स्तंभ तो हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। दूसरा है साम्यवाद। साम्यवाद के ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब जो अरस्तु है, प्लेटो कहते हैं कि किसी प्रकार की किसी की क्या हो, निजी संपत्ति ना हो। विवाह भी हो रहा है तो कोई पति पत्नी उसमें ना हो। जो बच्चे भी हो रहे हैं वो बच्चे किसके लिए होंगे? राज्य के लिए होंगे, उसमें भी उनका कोई संबंध नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, सारा कंट्रोल किसके पास होगा? राज्य के पास होगा। तो अब अरस्तु आते हैं, तो अरस्तु कहते हैं ये सही नहीं है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसका क्या हो, परिवार हो। परिवार होता है तो ही व्यक्ति क्या करता है, संपत्ति का अर्जन करता है, और जब संपत्ति के अर्जन का प्रयास करता है तब राज्य में क्या होती है, समृद्धि आती है। तो उन्होंने किसका समर्थन किया? परिवार का समर्थन किया। परिवार के समर्थन के साथ माता पिता के कॉन्सेप्ट का भी क्या किया, समर्थन किया। प्लेटो क्या करता है कि बच्चा हुआ, बच्चे को कहाँ भेज दिया गया, राज्य में भेज दिया गया। बच्चे को नहीं पता है कि उसके माता पिता कौन है। तो बच्चे बड़े होंगे तो उनको लगेगा कि उनके जो भी हैं, जो भी वयस्क व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, सभी क्या उनके माता पिता हैं, तो वो सभी की रक्षा करेंगे। और सभी जो कहते हैं वयस्क लोग हैं जिनके बच्चे हुए हैं, उनको अगर ये नहीं पता है कि उनके बच्चे कौन है, तो सभी को क्या करेंगे, बराबर इसने देंगे। ये तो बात मान लो प्लेटो के हिसाब से सही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, नहीं ना है ऐसा। तो इसलिए माता पिता के कॉन्सेप्ट को भी उसने समर्थन किया। इसके अलावा निजी संपत्ति को भी उसने क्या किया, निजी संपत्ति का भी उसने क्या किया, समर्थन किया। निजी संपत्ति का भी क्या किया उसने, समर्थन किया, यानी सपोर्ट किया। तो निजी संपत्ति का मतलब कि वो अपना घर, धन धान्य जितना चाहता है उतना कमा सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया उसके साम्यवाद का सिद्धांत। इसके अलावा जो अरस्तु है वो एक बात कहता है कि प्रकृति में जो है ना, प्रकृति में 2 प्रकार के लोग बनते हैं। ईश्वर जो है 2 प्रकार के लोगों को बनाता है। पहला जो होता है, एक वर्ग होता है स्वामी वर्ग। एक क्या होता है, स्वामी वर्ग। और दूसरा कौन होता है, दास। ठीक, तो प्रकृति ने क्या कर दिया है, एक को स्वामी बनाया है और एक को दास बनाया है। तो और स्वामी इसलिए बनाया है ताकि वो क्या कर सके, राज्य की शासन व्यवस्था और राज्य का संचालन कर सकें। और दास इसलिए बनाया है कि स्वामी की जो अन्य काम है, क्योंकि स्वामी के पास से लिमिटेड टाइम है, तो उन टाइम का उपयोग करने के लिए जो अनावश्यक कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए, और अपना जीवन, दासों के पास दिमाग नहीं है तो उनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए स्वामी की आवश्यकता होती है। इनका सीधा सा मतलब ये है कि स्वामी जो होगा व्यक्ति प्रकृति के रूप में, तो वो क्या होगा, बहुत ही ज्ञानवान होगा। उसको हर प्रकार का क्या होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। और जो दूसरा व्यक्ति होगा जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से दास होगा। और दास को क्या करना पड़ेगा, स्वामी के शरण में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो अपना सही से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। और स्वामी के कहते चरण में रहेगा तो क्या करेगा, मतलब उसके अंडर में रहेगा तो अपना जीवन यापन सही से कर पाएगा।
और दास ही क्या करेंगे, स्वामी को और उचित समय प्रदान करेंगे। मान लो 24 घंटे में हर व्यक्ति के पास कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटे में 12 घंटा खाली जो है वो दूसरा काम करने लगे, ठीक है, अपने काम से हट के, तो वो काम ज्यादा कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते किसी जगह पे कोई आईएएस ऑफिसर बन के गया, आईएएस ऑफिसर बन के जाता है तो क्या वो अपना कपड़ा खुद धोता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपने घर की सफाई खुद करता है क्या, नहीं करता है। उसको क्या मिलते हैं, 10-15 नौकर मिलते हैं ये सारे काम करने के लिए। क्यों मिलते हैं, ताकि वो दूसरा काम जो उसको काम दिया गया राज्य चलाने का या कहते हैं जिला चलाने का, उस काम पे वो ज्यादा फोकस कर सके। तो यही चीज ये भी कर रहे हैं अरस्तु भी, कि स्वामी को ज्यादा समय मिल सके तो दासों को क्या करना पड़ता है, उनका समर्थन करना पड़ता है या उनके अंडर में रहना पड़ता है। इतना समझ में आया। इसके बाद इन्होंने कहा कि दास जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। दास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दास 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक जो हो गए प्राकृतिक दास हो गए, जो नेचर के द्वारा बनाए गए। दूसरे जो हो गए, कई सारे लोगों को देखोगे वो उनका मत ही रहता है, वो लीड नहीं करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना, उनको वो काम तो करेंगे, बहुत काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन जब उनको लीड करने की बात कहोगे तो नहीं करेंगे। क्यों कहेंगे, कहेंगे अरे मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, और आपको लगेगा बहुत योग्यता है, उनको तो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उतना योग्य नहीं। तो ऐसे लोग क्या हो गए, प्राकृतिक रूप से दास हो गए, ठीक है, क्या हो गए, दास। दूसरे जो दास होंगे वो क्या होंगे, जब कभी युद्ध होगा, कभी क्या होगा, युद्ध होगा और कोई राज्य क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, तो जो राज्य हारा होगा वहां के जो लोग होंगे उसके क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। तो 2 प्रकार के दास, प्राकृतिक और दूसरा जो है जो युद्ध में हारे, युद्ध में क्या हुआ है, हारे हुए व्यक्ति होंगे या हारे हुए सैनिक होंगे, वो क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। समझ में आया। इसके अलावा प्लेटो जो है महिलाओं की शिक्षा में क्या करते थे, समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे, महिलाओं की शिक्षा को समर्थन देते थे कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ने महिलाओं को केवल इसीलिए बनाया है ताकि वो क्या कर सके, पुरुषों की सेवा कर सके। ठीक है, तो ये किसका मत था, अरस्तु का मत था। समझ में आया। अब क्या बचा, न्याय। तो अरस्तु की न्याय व्यवस्था, अरस्तु की न्याय व्यवस्था। एक बार बताइए, प्लेटो ने न्याय में क्या कहा था। हाँ, प्लेटो ने कहा सभी समान है, ठीक है, और सभी व्यक्ति क्या करेंगे, एक व्यक्ति एक काम करेगा, एक व्यक्ति क्या करे, एक काम करे, वही न्याय है। सभी व्यक्ति समान है और एक व्यक्ति एक काम करे, वही न्याय। अब जो है अरस्तु है, अरस्तु का न्याय जो है 2 प्रकार का है। अरस्तु का न्याय 2 प्रकार का है। पहला जो न्याय है वो है सामान्य न्याय, पहला न्याय जो है सामान्य न्याय। दूसरा जो न्याय है वो है विशिष्ट न्याय। दूसरा किस प्रकार का न्याय है, विशिष्ट न्याय है, ठीक है। तो अब सामान्य न्याय क्या है, कि सामान्य न्याय जो सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाए, सभी नागरिकों को क्या किया जाए, सामान्य रूप से दिया जाए। ये ना मैंने बताया था, रुको एक बार बुक में भी चेक कर लेते हैं। तो सामान्य न्याय क्या हो जाएगा, जो सबके लिए बराबर हो और जिसको समान रूप से दिया जाए। विशेष न्याय क्या हो जाएगा, जो हाँ जो योग्य है उसको हम क्या कर रहे हैं, विशेष रूप से जो समर्थन दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसके लिए विशेष न्याय हो जाएगा, ठीक है। सामान्य न्याय और यहां पे हो जाएगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, किसमें था, इसी में था ना जो मैंने दिखाया टेबल, इस वाले में था कि इस वाले में था। हाँ इसमें था कि इसमें, टेबल किसमें बना था, अच्छा दूसरे वाले में था, ठीक है। तो यहाँ पे है,
ये तो हम बता ही देते हैं। ठीक, यहाँ पे है। ठीक, ठीक है। तो अरस्तु का न्याय का सिद्धांत क्या कर रहा है, एक जगह तो है, पहला हो गया सामान्य न्याय, दूसरा कौन सा हो जाएगा, विशेष न्याय या विशिष्ट न्याय। यही विशेष न्याय विशिष्ट न्याय किसमें परिवर्तित हो जाता है, दो पार्ट यानी वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय में परिवर्तित हो जाता है। और सुधारात्मक न्याय किसमें परिवर्तित हो जाता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक में परिवर्तन हो जाता है। तो मुझे यही समझाना था ताकि कंफर्मेशन में मुझे मिल जाए कि ये मेरा सही है या नहीं। तो अब हम लोग अपने जो पहला हमारा पीडीएफ था उस पर हम आ जाते हैं, A2। ठीक, तो बताइए इसके बाद क्या होगा, विशिष्ट न्याय में एक हो जाएगा वितरणात्मक न्याय। तो एक तरफ हो जाएगा वितरणात्मक न्याय। अभी हम समझा रहे हैं कौन कौन सा न्याय क्या क्या बताता है, वितरणात्मक न्याय। दूसरा कौन सा हो जाएगा, सुधारात्मक न्याय। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब ये जो सुधारात्मक न्याय है वो दो पार्ट में है, कौन कौन सा, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, फास्ट नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे बताते हैं। तो न्याय में उन्होंने कहा, न्याय मैंने बताया था, न्याय क्या होता है, जो सामान्य रूप से सबके लिए अवेलेबल हो। तो उन्होंने कहा तो न्याय भी हम क्या कर रहे हैं, दो भाग में बांट देते हैं। तो दो भाग में एक हो गया सामान्य न्याय, जिसमें आप सभी नागरिकों को क्या करेंगे, सामान्य रूप से मानेंगे कि सभी नागरिक क्या है, समान है, और उनका जब भी जस्टिफिकेशन होगा तो सामान्य रूप से न्याय करेंगे। लेकिन समाज में, क्योंकि उन्होंने ये भी ना कहा है कि समाज में दो वर्ग हैं, एक क्या है, स्वामी वर्ग है, एक दूसरा कौन सा है, दास वर्ग है। तो दास वर्ग है और स्वामी वर्ग है, तो दोनों को आप समान भी नहीं रख सकते। तो जो स्वामी वर्ग है उसको आप क्या करोगे, विशेष न्याय दोगे, उसके लिए क्या करोगे, विशेष न्याय का प्रावधान करोगे। तो समाज में कुछ ऐसे जो उत्कृष्ट लोग हैं, उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, उनको आप क्या करोगे, विशेष न्याय दोगे। ठीक है, तो दो न्याय होगा, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। अब जो विशिष्ट न्याय है वो भी दो प्रकार का होगा, विशिष्ट न्याय वो भी क्या होगा, दो प्रकार। एक होगा वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा क्या हो जाएगा, सुधारात्मक न्याय। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब हो गया कि अब आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो करोगे वो भी विशेष रूप से करोगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो किस रूप से करोगे, विशेष रूप से करोगे। जैसे सामान्य न्याय में जब वितरण करेंगे तो सामान्य न्याय में मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, कोई चीज जो है 100 की मात्रा में है, जैसे घर में 4 बच्चे हैं। अब ये इससे थोड़ा सा घर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। घर में 4 बच्चे हैं, पापा आए बाहर से, उन्होंने कुछ सामान लेके आया, ठीक है, और कहा कि बच्चों में बांट दो। तो आप क्या करोगे, चारों बच्चे को बराबर बराबर दोगे, तब आप कहोगे ना कि ये जस्टिस है। चारों लोगों को क्या करोगे, बराबर बराबर दोगे। तो ये 4 बच्चे हैं तो इनको भी क्या मिलेगा, मान लेते 100 टॉफी आया तो इसको भी 25 मिलेगा, इसको भी 25, इसको भी 25 और इसको भी 25 मिलेगा। अब ये तो सामान्य न्याय होगा। विशेष न्याय क्या होगा कि अब यही 100 टॉफी, वही पापा आए हैं और उन्होंने 4 बच्चे जो है अलग अलग उम्र के हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि क्या कर लो, तुम लोग आपस में ये टॉफी बांट लो। तो अरस्तु के अनुसार अब जो है सबको बराबर नहीं मिलेगा, जिसका उम्र ज्यादा होगा और जो योग ज्यादा होगा उसको क्या मिलेगी, मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो घर में कभी कभी देखोगे कोई बड़ा भाई हो तो क्या करेगा, कहेगा सारा चीज मेरा है, ठीक है, तो कोई भी सामान आएगा तो ज्यादा अपने पास लेगा, थोड़ा सा मतलब कॉमेडी कर देते उसमें। तो ये हो गया। तो मान लेते हैं ए की योग्यता 40 है तो उसको 40 मिल जाएगा, बी को कितना मिल जाएगा, मान लेते हैं 30 मिल जाएगा, सी को कितना मिल सकता है, 20 मिल सकता है, डी को 10 मिल सकता है। ये भी एक प्रकार का क्या माना जाएगा, न्याय
माना जाएगा। किस प्रकार का न्याय माना जाएगा? विशेष न्याय। क्यों? क्योंकि हम वहां पर योग्यता के आधार पर न्याय दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? योग्यता के आधार पर न्याय दे। यही कॉन्सेप्ट आगे चल के वोट पे भी लागू होगा। जो हमारा वोट होता है, वोटिंग हम करते हैं लोकतंत्र में, तो आप देखोगे सबका वोट समान है ना। लेकिन जब आप यही चीज देखोगे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जब राष्ट्रपति का चुनाव में वोट देते हैं, उनके वोट का कीमत समान होता है क्या? नहीं ना। लोकसभा के वोट का कीमत अधिक होता है, विधानसभा का वोट का कीमत उससे कम होता है। तो यहाँ पे उस न्याय से भी आप समझ सकते हो। सामान्य न्याय क्या हो गया कि सामान्य नागरिक जब सबको बराबर आपने कर दिया। विशेष न्याय क्या हो गया कि आप उनके गुणवत्ता के माध्यम पर, आधार पर उनको न्याय कर रहे हो। तो ये हो गया विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय भी दो प्रकार के हो जाएंगे, वितरणात्मक न्याय हो जाएगा और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय जहां पे आप संपत्ति, संसाधन, सम्मान और पद का वितरण कर रहे हो। और सुधारात्मक न्याय क्या हो जाएगा? अगर उस राज्य में कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसे क्या हो जाती है? हानि हो जाती है, उस समय उसके हानि की जो क्षतिपूर्ति है, उसके हानि की क्या है? क्षतिपूर्ति है। वो कौन करेगा? राज्य करेगा। और ये किस प्रकार का न्याय कहलाएगा? सुधारात्मक न्याय कहलाएगा। और ये जो सुधारात्मक न्याय होगा वो भी दो प्रकार का होगा। पहला होगा ऐच्छिक और दूसरा हो जाएगा अनैच्छिक। यानी ऐच्छिक का मतलब जहां पे राज्य क्या करेगा? खुद आगे बढ़कर उनकी मदद करेगा। और दूसरा अनैच्छिक, जहां पे राज्य ना भी चाहते हुए भी क्या करेगा? मदद करेगा। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने एक प्राइवेट कंपनी बना ली, प्राइवेट कंपनी में उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर तो वो मंत्री जी के सगे संबंधी का है तो मंत्री जी खुद जाके क्या करेंगे? उसकी सहायता कर देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया ऐच्छिक, होगा ना। और अगर मान लेते हैं वही संस्था जो है पब्लिक, कोई सार्वजनिक संस्था है और उसमें कोई हानि हो गई, किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक संस्था खोल दी, ठीक है, उसमें कोई हानि हो गई उससे, या उसकी कुछ हानि हो गई, तो सरकार को ना चाहते हो, अगर सरकार नहीं भी चाहती है तो भी उसको क्या करेगी? मदद करेगी। आज मान लेते हैं रेलवे जो है सरकारी है ना, अगर रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, सरकार ना चाहते हुए लोगों की मदद करती है कि नहीं करती है? करती है। अगर रोड पे चल रहे हैं लोग, दो कार जो है प्राइवेट है, उनका एक्सीडेंट हो जाए तो सरकार चाहे तो मदद करे, चाहे ना करे, सहायता के रूप में। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कंडीशन दोनों का? ऐच्छिक का मतलब जहां पे सरकार को क्या करना पड़ता है? अपनी इच्छा से मदद करती है। अनैच्छिक जहां ना चाहते हुए भी उसको क्या करना पड़ता है? न्याय करना पड़ता है या मदद करना पड़ता है। इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। ये था अरस्तु का न्याय का व्यवस्था। इसी के साथ अरस्तु क्या हो गए? समाप्त हो गए। और अरस्तु की जो रचनाएं हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अरस्तु की रचनाओं पर एक बार आ जाते हैं। तो अरस्तु की अगर तर्क विद्या के ऊपर हम रचना देखें तो उन्होंने क्या क्या किया है? एक किताब लिखी है ऑर्गन नॉन, और उसमें जो है कैटेगरी की बात की गई है, ऑन इंटरप्रिटेशन की व्याख्या की बात की गई है। जैसे ये एक पूरा बुक है, बुक में क्या होता है? हमारा कंटेंट होता है, जहां पे हम विषय वस्तु कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? विषय वस्तु की। उस किताब में क्या क्या लिखा है? तो ये जो लॉजिक के ऊपर जो किताब है उसका नाम है ऑर्गन ऑन, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है? कैटेगरीज की यानी श्रेणियों की बात की गई है, उसकी व्याख्या की बात की गई है, पूर्व विश्लेषण की बात की गई है, उत्तर विश्लेषण की बात की गई, टॉपिक्स की बात की गई है, और कुतर्कों का खंडन करने की बात की गई है। अभी हम ये सब जब आप पेपर 1 पढ़ोगे तो उसमें यूनिट नंबर 5 में इनके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तर्कशास्त्र के बारे में। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी, क्या होती हैं श्रेणियां, ठीक है। तो उसके बाद अगली जो किताब है कुतर्क, मतलब मान लेते हैं कि आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, आपने मुझसे पूछा सर एक बार बताइए सूरज जो है पूर्व में क्यों उगता है और पश्चिम में क्यों अस्त होता है। अब अगर मेरे पास तर्क नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अरे वो भगवान की मर्जी है, वो क्या कर रहे हैं, रात में उग रहे हैं और दिन, मतलब वहां पे उग रहे हैं और वहां पे अस्त हो रहे हैं। दूसरा हम समझाते थे, मान लेते चंद्रमा, किसी बच्चे ने देखा है चंद्रमा क्या हो रहा है, आज पूरा है, अगले दिन कम हो गया, दूसरे दिन दिखाई नहीं दे रहा है कई दिन बाद। तो वो उसने घर में पूछा किसी से कि जरा हमको बता, कहते हैं जो चंद्रमा है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, या क्यों पूरा दिखाई दे रहा है, क्यों आधा दिखाई दे रहा है। अगर तुमको पता होगा कि पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा क्या कर रहे हैं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगा रहा है, चंद्रमा भी क्या कर रहा है? परिक्रमा लगा रहा है। तो कुछ हिस्सा जो सूर्य के सामने है वो चमकने के कारण हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर नहीं चमक रहा है तो उस दिन अमावस्या हो जा रही है, अगर पूरा चमक रहा है तो वो हमें पूर्णिमा के रूप में दिखाई दे रहा है। कहेंगे ये साइंटिफिक है। अगर उनको नहीं पता होगा तो वो कुतर्क देंगे। कुतर्क में क्या कहेंगे कि अरे क्या हुआ था कि एक बार गणेश जी बैठ के कहीं जा रहे थे, चंद्रमा भगवान ने उनको देख के हंस दिया, तो इंद्र ने उनको क्या कर दिया? श्राप दे दिया। इसके कारण क्या हो गया? उनका जो साइज है वो घटता बढ़ता रहता है। ये पूरे रूप से क्या है?
कुतर्क है। तो कुतर्क का मतलब कि आप जो है कुछ भी किसी चीज को सत्य करने के लिए क्या कर रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो। आजकल एक बाबा नहीं चले हैं, तो ये मतलब उस तरह से कुतर्क करना, तो ये कुतर्क हो गया। अगला प्रकृति दर्शन यानी कि नेचुरल फिलॉसफी के ऊपर बात करें तो इसमें जो है इनकी जो किताब है फिजिक्स के ऊपर है, ऑन हेवेंस है, फिर ऑन जनरेशन, फिर करप्शन और मेट्रोलॉजी यानी मौसम विभाग के ऊपर भी इनकी रचनाएं हैं। जीव विज्ञान के तो ये पिता ही थे, तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स यानी कि कहते हैं जीव जंतु के प्राणियों का इतिहास हो गया, पार्ट्स ऑफ एनिमल प्राणियों के अंग, मूवमेंट ऑफ एनिमल प्राणियों की गति, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल प्राणियों की चाल, जनरेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने किताब लिखी। समझ में आ रहा है? एक एक टॉपिक हम बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में इन्होंने किताब लिखी। फिर मनोविज्ञान के ऊपर भी इनका किताब है ऑन द सोल जिसका नाम है आत्मा पर। फिर है पर्व नेचुरला यानी कि प्राकृतिक लघु प्राकृतिक ग्रंथ है। तत्व मीमांसा पे मेटाफिजिक्स है। नीति शास्त्र पे उनके पुत्र का जो नाम था निकोलस, उसके ऊपर निकोलिशियन एथिक्स उन्होंने दिया, निकोमेकियन एथिक्स उन्होंने दिया। फिर उसके बाद यूडेमियन एथिक्स है। फिर क्या है कहते हैं मैग्ना मोलिया जो कि महान नैतिक शास्त्र कहा जाता है, जो नीति शास्त्र के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। यानी कि ये सारी किताब भी उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे लिखे हैं। तत्व मीमांसा पे कौन सा किताब लिखा है? मेटाफिजिक्स लिखा है। और नीति शास्त्र पे जो है निकोलोमेकेरियन एथिक्स हो गया, यूडेमियन एथिक्स हो गया, और उसके बाद मैग्ना मोलिया हो गया। मनोविज्ञान पे ऑन द सोल और वहां पे पर्व नेचुरलिया हो गया। इस प्रकार की किताबें लिखी हैं। राजनीति पे सबसे महत्वपूर्ण किताब और जिसमें स्वामी और दास और न्याय की सारी और शासन व्यवस्था की जिसमें बात की गई है, जिसमें 158 संविधानों का भी क्या किया गया है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, वो किताब कौन सी है? पॉलिटिक्स है। कौन सी किताब है? पॉलिटिक्स। तो अरस्तु की सबसे फेमस सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी है राजनीति में? पॉलिटिक्स। अलंकार शास्त्र की बात करें तो दो किताबें इसमें, रिटोरिक्स और कौन सी है? हाँ कहते हैं पोएटिक्स यानी कि काव्य शास्त्र। तो ये दो किताबें उनकी हैं। रचनाओं में अगर तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हर रचना में क्या क्या है। पॉलिटिक्स में जो किसके बारे में बात की गई है? राज्य, संविधान, नागरिकता और शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई है। अब नागरिकता क्या होती है ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे जब हम मैकियावेली पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद निकोलो मैथियंस में उसने सद्गुण, नैतिकता और सर्वोच्च सुख की बात की है। मेटाफिजिक्स में अस्तित्व, कारण, वास्तविकता के अध्ययन की बात की है। फिजिक्स में प्रकृति, परिवर्तन, गति और कारणों के सिद्धांतों का अध्ययन किया गया। फिर उसके बाद और कहते हैं ये ऑर्गेनन में जो है तर्क पर 6 ग्रंथों का क्या किया गया? संग्रह किया गया। मैंने 6 ग्रंथ बताए थे ना अभी, जब ये ऑर्गेनो मैंने दिखाया, ऑर्गेनन मैंने दिखाया है इसमें, तो इसमें 6 किताबें हैं, तो उनमें क्या किया गया? 6 का संग्रह किया गया। किताब का नाम क्या है? ऑर्गेनन है। किसके ऊपर था? तर्क शास्त्र के ऊपर था। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी हो रहा है, चलिए ठीक। ठीक है। रिटारिक्स किसके ऊपर है? वाक्पटुता किसके ऊपर है? अभी मैंने समझाया था कि प्रभावशाली भाषण। देखिए नेता कौन होता है? नेता वो नहीं होता है जो बहुत ज्ञानी होता है, नेता वो नहीं होता है जो समाज के लिए बहुत काम करता है। नेता वो होता है जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कहना जानता है। ठीक है। तो जब एक सोफिस्ट वर्ड जब कहते हैं, आप अरस्तु सुकरात को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सोफिस्ट वर्ग था उससे पहले। ठीक है। वो क्या करते थे? धनिक वर्ग को शिक्षा देते थे, उनको राजनेता बनाते थे, राज्य दरबारी बनाते थे, और वो कहते थे कि आपको 2 ही चीज आनी चाहिए। पहली क्या आनी चाहिए? आपको थोड़ा बहुत शासन पद्धति के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपको बोलना आना चाहिए। बोलना आना चाहिए में क्या? आप कुछ भी बोल रहे हो वो क्या हो जाएगा? अपने आप सही हो जाएगा। किस प्रकार से सही हो जाएगा? जब आप लोगों को कन्विंस कर लोगे। यानी आपके अंदर वाक्पटुता होना चाहिए, कुतर्क करना आना चाहिए। ठीक है। तो यही जो कहते हैं रिटारिक्स है, उसमें उन्होंने कहा कि प्रभावी भाषण और सही तरीके से तर्क करने की कला होनी चाहिए, कि आप जो तर्क कह रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। किसी की बात कब प्रभावी होती है? जब वो अपना जो तर्क देता है उसका कारण जब बताता है, वो क्या होगा? प्रभावी होगा। पोएटिक्स में यानी काव्य शास्त्र में साहित्य विशेषकर जो है त्रासदी यानी ट्रेजेडी का विश्लेषण किया गया। मतलब एक तरह से कविताएं और कहानियां इसमें लिखी गई हैं, और इसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। दी एनीमिया में आत्मा, मन और कहते हैं जीवन के स्वरूप की बात की गई है। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में
जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण, मतलब जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें एनिमल्स के बैकग्राउंड की बात की गई कि कौन सा एनिमल कब बना, कैसे बना, क्यों बना। ठीक है, अब अंतिम बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की और इनके अंतिम समय की। अब क्या हो गया कि इनका जो शिष्य था उसका नाम क्या था, सिकंदर महान। सिकंदर महान निकला विश्व विजय करने के लिए, बहुत सारे एरिया को जीत गया, भारत पे आक्रमण करने वाला था। ठीक है, लेकिन उसी समय उसका क्या हो गया, तबीयत खराब हुआ, उसकी सेना के कई सारे सैनिक मारे जा चुके थे, थक चुके थे, और उसकी भी एक रोग के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जो स्थान एथेंस और स्टेगिरा में सिकंदर के कंट्रोल में था, अब वो सिकंदर के कंट्रोल से जा चुका था। सिकंदर के कंट्रोल से जाने की वजह से अब जो अरस्तु हैं उनका भी कंट्रोल वहां पे खत्म हो गया। अब अरस्तु को क्या लगने लगा, डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि जब वो एथेंस में रहते थे तो एथेंस के सबसे नामी व्यक्ति और उनके गुरु प्लेटो का उन्होंने विरोध किया था। प्लेटो का विरोध करने के साथ साथ वहां पे जो धार्मिक क्रियाएं होती थी उनका भी वो विरोध करते थे, जिसकी वजह से नागरिक उनके विरोध में थे। और उनका यह मानना था कि एथेंस को हराकर जो मैसेडोनिया जीत गया है, सिकंदर जीत गया है, उसके पीछे किसका हाथ होगा, अरस्तु का हाथ होगा। उसी ने सिकंदर को भड़कायागा और सिकंदर को हमारे राज्य बताएंगे, जिसकी वजह से सिकंदर हमारे राज्य पे क्या कर दिया, आक्रमण करके जीत गया। क्योंकि अभी तक सिकंदर का राज था, तब तक वो आक्रमण नहीं कर रहे थे। जैसे ही सिकंदर का राज्य खत्म हुआ तो अरस्तु को लगा कि अब जितने एथेंस वासी हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, विरोध में हो जाएंगे, और मुझे कभी भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। मुझे सजा के रूप में जो सुकरात को सजा दी गई थी विष का प्याला पीने का, वही सजा मुझे भी मिल सकती है। तो वो क्या किया, ये सोचकर उस राज्य को छोड़कर चला गया। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि उसने जहर पीकर अपनी हत्या कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपके सामने लिखा हुआ है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद एथेंस में मैसेडोनिया विरोधी भावना बढ़ने लगी। मैसेडोनिया के सिकंदर राजा थे ही, ठीक है, एथेंस में उसकी भावना बढ़ने लगी कि मैसेडोनिया ने हमें हराया है, तो मैसेडोनिया के लोगों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो अरस्तु पर धार्मिक अपराध का भी आरोप लग गया, जिसकी वजह से अरस्तु को वहां का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। और अरस्तु जाते जाते एक बात कहा कि जो एथेंस वासी ने सुकरात के साथ किया है वो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ हो, और ऐसा इतिहास में दोहराने नहीं दूंगा। इसलिए जो है कि मैं एथेंस वासियों का दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का अवसर नहीं दूंगा। तो दूसरी बार का मतलब, पहली बार उन्होंने सुकरात के साथ किया था, दूसरी बार मेरे साथ ना हो, इसलिए उसने वहां का स्थान छोड़ दिया। और छोड़कर कहाँ चला गया था, चालीसस चला गया था, जहां पे उसकी मृत्यु एक वर्ष बाद ही 322 बीसी में हो गई, जो कि कहाँ पे था, यूबोइया यूनान में ही था। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो कितने एज का था, 62 वर्ष का। इस प्रकार से अरस्तु समाप्त हो गए। अब अगला जो हमारा सेशन होगा वो प्लेटो, अरस्तु और यूनानी जितने विचारक हैं, जितना उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है और जो यूजीसी नेट में पिछले 10 से 15 साल में पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में।